ग्रेटर नोएडा में जीएसटी कंसल्टेंट से 29 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। पीड़ित ने पुलिस की वर्दी में आए बदमाशों पर गाड़ी में 7 घंटों तक बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया था। एनकाउंटर की धमकी देने की बात कही थी, लेकिन पुलिस के खुलासे में सामने आया कि आरोपियों में कोई भी पुलिस वाला नहीं था। आखिर कैसे हुआ इस मामले का खुलासा, देखिए सावधान दिल्ली की यह रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में जिस जीएसटी कंसल्टेंट को गाड़ी में बंधक बनाकर 7 घंटों तक सड़कों पर घुमाया गया था, एनकाउंटर का डर दिखाकर जिन वर्दी वालों ने 29 लाख रुपए की लूट की थी, वो सभी वर्दी की आड़ में बदमाश निकले, जिन्होंने पुलिस की वर्दी में जीएसटी कंसल्टेंट संदीप से 29 लाख की लूट की थी। मामले में गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और इस घटना में शामिल जो अभी तक 5 अभियुक्त रहे हैं, वो सभी गिरफ्तार किए गए हैं और उनके कब्जे से इस घटना में ब्लैकमेल करके वसूले गए संपूर्ण धनराशि 29 लाख रुपए रिकवर किया गया है। और इसी धनराशि में से कुछ धनराशि एक मुथूट कंपनी में जो कुछ ज्वेलरी गिरवी रख के पैसे उठाए गए थे, वो ज्वेलरी भी रिकवर की गई है। 2 गाड़ियां रिकवर की गई हैं, 7 फोन रिकवर किए गए हैं। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल था, खाकी पर सवाल उठ रहे थे, लिहाजा पुलिस ने मामले की जांच के लिए 5 टीमों का गठन किया और फिर सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक इस लूट कांड का सरगना कशिश चौहान निकला, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर जीएसटी कंसल्टेंट से लूट का प्लान बनाया था। नकली वर्दी पहनकर आरोपियों ने संदीप की कार को ओवरटेक कर रोका, फिर उसे एनकाउंटर का डर दिखाकर उससे लाखों रुपए लूट लिए। इन लोगों ने मिलकर इस वादी जीएसटी कंसल्टेंट के फर्जी बिलिंग और उससे भारी रिफंड की रेकी ये काफी समय से कर रहे थे। इस पर निगाह लगभग 2-2.5 साल से रख रहे थे और पिछले 6 महीने से इस पर विशेष इन लोगों ने निगाह रखनी शुरू कर दी थी और इसके हर ट्रांजैक्शन की और हर क्लाइंट के रिफंड की इनको जानकारी थी। और इन्होंने इसी रेकी और होमवर्क से इनको टारगेट किया और ये इनको लगा कि ये काफी मोटा पैसा गलत ढंग से कमा रहे हैं, तो इनको आसानी से जीएसटी के अधिकारी बनकर के टारगेट किया जा सकता है और मोटा पैसा मिल सकता है। घटना में शामिल कोई भी आरोपी पुलिसकर्मी नहीं है। मुख्य आरोपी कशिश उर्फ ईशू चौहान यशोभूमि द्वारका दिल्ली में ड्राइवर कम पंप ऑपरेशन के पद पर कार्यरत है। आरोपी राजेश पवार दिल्ली नागरिक सुरक्षा बल से जुड़ा है। आरोपी विवेक शर्मा एस्कॉर्ट मजेसर बल्लभगढ़ में ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के पद पर काम करता है। अन्य 2 आरोपी अंकित और अंशुल प्राइवेट काम करते हैं। और इस घटना का जो मास्टरमाइंड अभियुक्त था ईशू उर्फ कशिश चौहान, पुलिस की वर्दी में था, वो पुलिस की वर्दी भी रिकवर हुई है। एक अन्य व्यक्ति जो दूसरा उसका सहयोगी राजेश कुमार था, जिसको दीवान नाम से लोग संबोधित कर रहे थे, यह व्यक्ति भी एक प्राइवेट फर्म में ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के रूप में ये काम करता है और इसकी भी वर्दी रिकवर हुई है जो सिविल डिफेंस से संबंधित है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 24.5 लाख कैश और करीब 4.5 लाख के जेवर बरामद कर मामले का खुलासा कर दिया है। स्पेशल 26 मूवी की तर्ज पर 2.5 साल रेकी की और फिर 29 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी देखे गए। टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस की मदद से इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। कैमरे में कैद मर्डर की लाइव वारदात।
आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। बाप बेटा मिलकर एक शख्स पर ऐसा हमला करते हैं जिससे उसकी जान चली गई। जिस वारदात का वीडियो टहला देगा। जाहिर है कि यह सब कुछ हुआ एक क्राइम का एक और चैप्टर दिखा। आप देखिए सावधान दिल्ली की यह रिपोर्ट। हैवानियत का वार सरेआम, लाठी डंडे ईंट का प्रहार, बदलापुर दहला देगा। इंतकाम लाइव, मर्डर लाइव। कमजोर दिल वाले ये तस्वीर ना देखें, क्योंकि दिन के उजाले में ऐसा कहर यहां बरपाया गया जो रोंगटे खड़े कर देगा, जिसे देखकर होश फाख्ता हो जाएंगे। लेकिन पहला सीन देखिए, जिसमें एक युवक नजर आ रहा है जिसके हाथ में डंडा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ माहौल तनावपूर्ण है। यहाँ अभी भी खामोशी है, सन्नाटा है। इधर डंडा लिए ये शख्स आगे की तरफ जा रहा है। क्या इसका किसी से विवाद चल रहा है? इसी बीच इस क्राइम सीन में 2 लोग और कैद होते हैं। उसके बाद जो हुआ वो दहला देगा। हाथ में डंडा लिए शख्स पर ये दोनों आरोपी हमला बोल देते हैं। ऐसा हमला कि दिल धक्क से रह जाए। जैसे ही हमला किया, ये शख्स नीचे गिर जाता है, जो खुद को संभालने और बचाने की कोशिश करता है। हमले की ये तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये तस्वीरें बेहद विभत्स हैं। ईंट, डंडे और पत्थर का ऐसा वार किया गया कि उसके बाद ये शख्स सोया तो उठा ही नहीं। इस मौत के तांडव के बीच लोग दहशत में रहे, ऐसे कि कोई बचाने भी नहीं आया। हमलावर कत्ल करके फरार हो गए थे। सवाल है कि आखिर इन लोगों के बीच दुश्मनी किस बात की है? कौन है ये? इधर जांच में ये बात सामने आई कि जिसकी हत्या हुई उसका नाम था भगवाराम, उम्र 30 साल। थाना सन्ना के ग्राम कंदरई लादरपाट से कुछ कोरवा समाज के लोग लकड़ी बेचने के लिए सन्ना आए हुए थे कल शाम को। इसी दौरान आरोपी और उसके बेटे के द्वारा मृतक भगवाराम पिता मंगराराम उम्र लगभग 30 वर्ष के साथ में बहसबाजी हुई और लकड़ी से मारपीट करने पर मृतक की मृत्यु हो गई। जशपुर के सन्ना थाना इलाके का ये मामला है। ऐसा बताया जा रहा है कि लकड़हारों के बीच विवाद हुआ था। ये भी बात सामने आ रही है कि नशे की हालत में तकरार हुई और ये खूनी हो गई। लेकिन विवाद किस बात को लेकर था, इसकी जांच की जा रही है। इधर कत्ल की वारदात ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना सन्ना में धारा 103 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इलाके में इस वारदात से दहशत है। मर्डर का ये लाइव फुटेज हैवानियत की गवाही दे रहा है और सवाल कर रहा है कि गुस्से में इंसान कैसे शैतान बन गया। क्या इंसानी जान इतनी सस्ती है? कथित तौर पर हनी ट्रैप की ये अजब मिस्ट्री है, जिसमें फरियादी ने संगीन इल्जाम लगाए हैं। लेकिन इसमें एक मिस्ट्री भी है। वो मिस्ट्री है फरियादी पर भी FIR दर्ज हुई है। सवाल है कि आखिर ये माजरा है क्या? सावधान दिल्ली की यह रिपोर्ट देखिए। होटल में हनी ट्रैप, ब्लैकमेलिंग का इल्जाम, सच क्या? FIR का दिखाया डर, हकीकत क्या? मामले में आया नया ट्विस्ट, फरियादी पर भी FIR। हनी ट्रैप की अजब कहानी। अक्सर आपने सुना होगा हनी ट्रैप गैंग के बारे में। इस तरह का गिरोह अक्सर वारदात के वक्त क्या करता है, या तो ऑनलाइन फ्रेंडशिप, चैटिंग और उसके बाद शिकार को फंसाया जाता है। कभी हनी को हथियार बताकर चैटिंग होती है, फिर मिलने बुलाया जाता है। उसके बाद कमरे में कैद होती है डर्टी पिक्चर। फिर इसके बाद उसी गैंग के लोग आते हैं और झूठे केस और FIR, यहां तक कि बदनामी का डर दिखाते हैं। कई बार सेक्सटॉर्शन की कहानी में वीडियो कॉल वाले ब्लैकमेलर भी होते हैं, यानी अनजान नंबर से कॉल आता है। जैसे ही वीडियो कॉल रिसीव होता है, वैसे ही सामने कोई महिला न्यूड हालत में होती है और स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद गैंग के लोग कभी पुलिस वाले बनकर, कभी कुछ और किरदार में ब्लैकमेल करते रहते हैं। लेकिन भोपाल में कथित हनी ट्रैप की अजब कहानी सामने आई है।
जिसमें फरियादी पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। आखिर ये मामला क्या है, या कहें ये गुत्थी कैसे उलझ गई, तो सुनिए जरा। देखिए, इसमें फरियादी ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसके साथ कुछ लोगों ने मिलके उसको क्या कहना चाहिए, ब्लैकमेलिंग की है उसके साथ। और इस पूरी घटनाक्रम में जो था कि जो पुलिस की जानकारी में आया, पुलिस ने जब इसमें इनिशियल अपनी इंक्वायरी करी तो उसमें पता चला कि जो ये फरियादी है और जो जिनके साथ इसने संबंध होना जिसके साथ बताया था, तो उसको ये करीब 1.5 साल से जानता था और वो नाबालिग थी। और जो पूरा घटनाक्रम हुआ दरअसल पिपलानी थाना इलाके में होटल के अंदर युवक को कथित तौर पर हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेलिंग और रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। फरियादी युवक मार्केटिंग का काम करता है। उसकी पहचान एक लड़की से थी। इसी पहचान के जरिए वो युवती की एक नाबालिग फ्रेंड के संपर्क में आया। गिफ्ट और पैसों का लालच देकर दोस्ती करने के लिए तैयार किया। इन दोनों के बीच में और एक और लड़की थी जो साथ में थी पूरे घटनाक्रम में। जब ये घटना हुई तो उनके द्वारा संभवतः उन अन्य लोगों को बुलाया गया जिनके द्वारा इस व्यक्ति को डरा धमका के इससे पैसे लिए गए, जिस बेसिस पे पुलिस ने एफआईआर करी। और दूसरा जो वो नाबालिग बच्ची थी, पुलिस जांच में सामने आया कि इसके बाद युवक और नाबालिग के बीच संपर्क बढ़ गया। आरोप है कि पिछले करीब 6 महीने से अधिक समय से नाबालिग को अलग अलग होटलों में लेकर जाता था। हाल ही में नाबालिग को एक होटल में मिलने के लिए बुलाया गया था। नाबालिग अपनी एक दोस्त के साथ होटल पहुंची। इसी दौरान कथित तौर पर एक महिला समेत 4 लोग उनका पीछा करते हुए होटल पहुंच गए। शिकायत के मुताबिक इन लोगों ने खुद को उसके परिवार का मेंबर और पुलिसकर्मी बताकर उसे डराया धमकाया। आरोप है कि उसे मामले में फंसाने और पुलिस कार्रवाई का डर दिखाया गया। अलग अलग तरीके से कुल मिलाकर 90,000 रुपए ले लिए गए। पुलिस ने पूछताछ की और उसके बताए गए आधार पर पुलिस ने फिर एक दूसरी एफआईआर, क्योंकि वो नाबालिग थी तो इस बेसिस पे जो उसके साथ संबंध स्थापित किए गए थे इसके द्वारा, तो उस बेसिस पे इनके खिलाफ भी एफआईआर पंजीबद्ध हुई है। इसमें जो ब्लैकमेलिंग की एफआईआर थी उसमें करीब 6 आरोपी हैं। उसमें से करीब 3 आरोपियों को हम लोगों ने राउंड अप कर लिया है, बाकी अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मामले में नया मोड़ तब आया जब जांच के दौरान पुलिस के सामने यह बात सामने आई कि शिकायतकर्ता युवक एक नाबालिग लड़की को होटल लेकर गया था। पुलिस ने इस मामले में युवक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अभी थोड़े समय पहले ही ये वो हुए हैं और इनमें अभी पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है, पूछताछ कर रही है और हम लोग ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि इनका पूर्व में क्या इतिहास रहा है, कोई पूर्व में इनके ऐसे अपराध रहे हैं और भी लोगों को यदि इनके द्वारा इस तरह से किया गया है तो उसका भी हम लोग अभी पता लगाना है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18। लखनऊ पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 1 साल से फरार अंतरराष्ट्रीय सेक्स रैकेट के मास्टरमाइंड लोला कायोमोवा को गिरफ्तार कर दिया है। उज्बेकिस्तान की रहने वाली लोला सिर्फ देह व्यापार ही नहीं चला रही थी, बल्कि वो नेपाल के रास्ते लड़कियों को भारत लाकर उनकी प्लास्टिक सर्जरी कराती थी ताकि पुलिस को धोखा दिया जा सके। खुद लोला ने भी पुलिस से बचने के लिए 7 बार अपनी सर्जरी कराई थी। कैसे उज्बेकिस्तान की लोला लखनऊ में चला रही थी हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट, देखिए सावधान दिल्ली की रिपोर्ट। उज्बेकिस्तान की लोला कायूमोवा इंटरनेशनल सेक्स रैकेट की मास्टरमाइंड। उम्र करीब 50 साल, लेकिन 25 साल की कमसिन हसीना की तरह जवान दिखने के लिए इसने 7 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई। पिछले 1 साल से लखनऊ पुलिस और देश की खुफिया एजेंसियां इसकी तलाश में दिन रात एक किए हुई थी। आखिरकार गोमती नगर के एक अस्पताल के पास इसे दबोच लिया गया।
लोला के इस गंदे धंधे का मामला जून 2025 में तब सामने आया जब लखनऊ पुलिस ने इस रैकेट से जुड़ी 2 विदेशी महिलाओं हेलिंडा और नीलोफर को गिरफ्तार किया था। तब से ही लोला पुलिस को छका रही थी और लगातार अपनी लोकेशन बदल रही थी। 2025 में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें अवैध रूप से वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी इंडिया में रहने वाले जो कुछ विदेशी थे उनके ऊपर जो है अवैध रूप से जो रह रहे थे उसको लेकर के एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसी में एक नाम जो है लोला का आया था, जिसको आज जो है अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट करके उनको माननीय न्यायालय के पास जो है वो भेजा जा रहा है। इस गिरोह के काम करने का तरीका बेहद चौंकाने वाला और फिल्मी था। लोला का गिरोह उज्बेकिस्तान की लड़कियों को नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत लाता था। इसके बाद लखनऊ के ही कुछ स्थानीय क्लिनिकों में ले जाकर इन लड़कियों की प्लास्टिक सर्जरी करवाई जाती थी। सर्जरी का मकसद था लड़कियों का हुलिया बदलना ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। खुद 50 साल की लोला ने पुलिस की नजरों से बचने और अपनी उम्र छिपाने के लिए करीब 7 बार प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया, जिससे वो महज 25 साल की दिखने लगी थी। पहचान बदलने के बाद इन विदेशी लड़कियों के फर्जी भारतीय दस्तावेज जैसे आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड तैयार किए जाते थे। इसके बाद लखनऊ के पॉश इलाकों में फ्लैट किराए पर लेकर हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाया जाता था। इंटेलिजेंस ब्यूरो अब इस बात की जांच कर रही है कि इस सिंडिकेट को स्थानीय स्तर पर किन डॉक्टरों और रसूखदार लोगों का संरक्षण हासिल था। हुई है और इन्वेस्टिगेशन में जो हम लोगों को साक्ष्य मिले हैं उसमें ये पता चला है कि ये इनका वीजा की अवधि 2018 में ही जो है वो खत्म हो गई थी और वो इलीगल तरीके से 2018 से लेकर के अभी तक अलग अलग राज्यों में और अलग अलग जिलों में भी ये रह रही थी। इसके अलावे यह भी साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ है कि इनके द्वारा जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, डीएल है, जो भारतीय है वो भी इनके द्वारा जो है बनवाया गया है। इसके अलावे इनके जो मोबाइल फोन हैं और जो अन्य साक्ष्य हैं उससे इमोरल ट्रैफिकिंग जो है अनैतिक देह व्यापार के भी बहुत सारे साक्ष्य जो हैं वो मिले हैं। लोला कायूमोवा की गिरफ्तारी सिर्फ एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ नहीं है, बल्कि ये फर्जी दस्तावेजों के सहारे देश में घुसपैठ करने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क पर करारी चोट है। अब देखना ये होगा कि जांच की आंच लखनऊ के किन किन बड़े चेहरों तक पहुंचती है। हालांकि अभी तक की पूछताछ में यह बात सामने नहीं आई है कि ये रैकेट नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है या नहीं, लेकिन पुलिस का कहना है कि सभी केंद्रीय एजेंसीज के साथ भी इन्वेस्टिगेशन साझा की जाएगी और हम इस एंगल पर भी जांच करेंगे। खुद लोला ने 8 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई। क्या ये प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ अपनी पहचान बदलने के लिए थी या इस रैकेट में लगातार बने रहने के लिए, अपने चेहरे और फिगर को दुरुस्त करने के लिए? कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। भाई पर हुई फायरिंग का बदला लेने के लिए एक भाई ने अवैध हथियार जुटाए, लेकिन इससे पहले कि गोलियां चलती और कोई बड़ी वारदात होती, क्राइम ब्रांच ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। फरीदाबाद में 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, जिनके कब्जे से हथियार और 30 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। सावधान दिल्ली की यह रिपोर्ट देखिए। भाई के लिए बदले की साजिश। फायरिंग का बदला लेने निकले 3 बदमाश। बदले की आग में भारी मात्रा में जुटाए हथियार। वारदात से पहले पुलिस का एक्शन, साजिश नाकाम। फरीदाबाद में साल 2020 में बसंत के भाई विमल पर फायरिंग हुई थी। विमल घायल हुआ, लेकिन परिवार के जहन में वारदात ताजा रह गई। आरोप है कि भाई पर हुए हमले का बदला लेने के लिए बसंत ने इंतजार किया और फिर बदले की इस कहानी में अपने दोस्तों को शामिल कर लिया। जैसा आप सभी को पता है, पूरे हरियाणा के अंदर 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ऑपरेशन ट्रैकडाउन जो है एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष टीम्स बना करके और स्पेशल एफर्ट्स जो है वो पुलिस टीम्स के द्वारा किए जा रहे हैं। 8 अगस्त की रात करीब 10 बजे एक ब्रेजा गाड़ी में 3 लोग घूम रहे थे। मकसद था मौका मिलते ही बड़ी वारदात को अंजाम देना, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि क्राइम ब्रांच की नजर उन तक पहुंच चुकी है। सेक्टर 30 क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी की और तीनों आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। 8 अगस्त की रात को लगभग 9-10 बजे क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की जो हमारी टीम है
इंस्पेक्टर अनिल की मार्गदर्शन में काम करते हुए टीम के द्वारा काफी भारी मात्रा के अंदर जो अवैध असला है वो बरामद हुआ है। क्या क्या हुआ बरामद? 3 आरोपियों से हथियारों का जखीरा बरामद, 2 पिस्टल, 1 कट्टा, 4 मैगजीन, जिंदा कारतूस। जिन 3 आरोपियों को पकड़ा गया है उसमें एक का नाम बसंत है, जो 1 पिस्टल, 2 मैगजीन्स और 12 लाइव राउंड जो है वो बरामद हुए हैं। और एक अन्य आरोपी जो तीसरा आरोपी है उसका नाम योगेश है, ये पर्वतिया कॉलोनी का रहने वाला है। इससे एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन्स और 12 लाइव राउंड जो है बरामद किए गए हैं। तो जो तीनों आरोपी हैं इनको 8 तारीख की रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से जो वेपन थे उन्हें सीज किया गया है और जो ब्रीजा गाड़ी जिसमें सवार थे उसे भी सीज कर लिया गया है। आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश करके 4 दिन का पुलिस रिमांड जो है वो सीख किया गया है। रिमांड के दौरान इनसे गहनता से जो पूछताछ है वो जारी है और जो वेपन का सोर्स है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। ये इंटरस्टेट एक गिरोह है जहां से प्रोक्योर करते हैं। जो वेपन की सप्लाई है वो हरियाणा से ना होकर के बाहर के स्टेट से उन्होंने लिए हैं, जिनका अभी जो पूरी जो चेन है उसे गिरफ्तार किया। एक तरफ भाई के साथ हुई पुरानी वारदात का दर्द था तो दूसरी तरफ उसी दर्द को बदले में बदलने की तैयारी। अगर क्राइम ब्रांच समय रहते नहीं पहुंचती तो ये हथियार कब और किसके खिलाफ इस्तेमाल होते, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ये फरीदाबाद में सेंट्रल थाना पुलिस क्षेत्र के अंदर जो आरोपी है ये घूम रहे थे, वहीं से इनकी गिरफ्तारी की गई है तथा सेंट्रल थाना के अंदर FIR नंबर 220 आर्म्स एक्ट के तहत जो है वो दर्ज की गई है। इसकी जो पूछताछ के अंदर जो चीज सामने आई है उसमें जो मुख्य आरोपी बसंत है उसके भाई विमल के ऊपर 2020 के अंदर मुजस्सर पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ आरोपियों के द्वारा जो है फायर करके हमला किया गया था, जिसमें उसके भाई को पांव में गोली लगी थी। उसी घटना के जो आरोपी हैं जिनका नाम देवेंद्र और योगी है, उन दोनों आरोपियों से बदला लेने के लिए इन लोगों ने जो वेपन है हाल ही में प्रोक्योर किए थे। जैसा मैंने बताया इनका पहले से ही आपस में इनका झगड़ा था, लेकिन पहले कोई भी झगड़ा इतना बड़ा रूप नहीं ले पाया था। इनकी लगातार एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स और टसल चलती रहती थी और उसी चीज के कारण 2020 वाली वारदात हुई और उसी का एक आगे चल के अभी बदला लेने के लिए वारदात देने के अंजाम में था, जो क्राइम ब्रांच 30 के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करके और उनके जो मंसूबे थे उन्हें खत्म किया। फिर अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है आखिर इन हथियारों की सप्लाई कहां से हुई, किसने हथियार मुहैया कराए और क्या इस साजिश में इनके अलावा भी कोई मौजूद था। एक पुरानी फायरिंग से शुरू हुई बदले की कहानी वारदात होने से पहले ही सलाखों के पीछे पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।